जो आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और सबकी जेईई एडवांस को लेकर के जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप इस रैंकर प्रैक्टिस सीरीज को बहुत अच्छे से ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी हर एक प्रॉब्लम को बहुत ही ढंग से अटेम्प्ट करो और जब आपको डीपीपी अटेम्प्ट करना हो तो लाइक ए पेपर की तरह अटेम्प्ट किया करो। 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास में हर डीपीपी में। 50 मिनट्स का टाइम लेके आप बैठो ना। प्रॉब्लम्स को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है, कुछ सिंपल कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं। कहाँ पर आपको कितना टाइम देना है, कहाँ पर आपको कितना टाइम नहीं देना है, हर बात का ध्यान रखना है। मान लो प्रॉब्लम है आसान पर लेंदी है, उस चक्कर में हमारी दो प्रॉब्लम छूट जाती हैं, तो वो तरीका गलत है। तो पहले कर लो, बाद में उसको कर लेना। मार्क्स तो दोनों के बराबर ही आ रहे हैं ना। चलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अपना डीपीपी नंबर कौन सा है? डीपीपी नंबर 13 है और ये अपना डे 13 का टास्क है, मतलब 13वें दिन का अपना ये टास्क है। ठीक है, तो इसमें हम जो सीखने वाले हैं, तो पहले हमारे पास कुछ सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। ये सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, 3 हमारे पास सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स है। ठीक है, 2 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स दी हुई है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। ठीक, यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम्स का डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है ना, कि ये अपना इंटीग्रेशन पर आ गया, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पर आ गया, ये अपना कॉनिक सेक्शन पर हो गया ना, फिर मैट्रिक्स आ गया, फिर पैराबोला काइंड ऑफ आ गया, फिर हमारे पास कैलकुलस डेफिनेट इंटीग्रेशन एओडी वेओडी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम्स आ गया ना। चलो ठीक है, बाद में इसका आंसर की तरह क्या, देन अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा बच्चों देखो, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो बहुत अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आसान है। इसको इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। कभी भी से इंटीग्रेशन में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना, सॉल्व कैसे करते हैं पहले समझो। प्रॉब्लम को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ dx। ठीक है, अब देखो एक इस तरह का आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ दिस टर्म है ना। पहला काम तो क्या करा करो, इसको सिस्टमेटिक वे में लिखो। एक्स पावर में लिखते हैं, 2/3 लिखा। नाउ उसके बाद में ऐसे क्या लिखूंगा, 2 + 3x पावर में से कितना लिख देंगे हम, 4/3। ठीक है, अच्छा जैसे आपने इसको देखा, यहां से अगर आप देखो तो m + n, अगर मैं पावर्स का सम निकालू तो भैया ये कितना आ जाएगा, 2 + 4 अपॉन में 3 आ रहा है। मतलब ये तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। मतलब पावर्स का सम 2 आ रहा है, ऊपर लेके जाएंगे तो सम -2 बोल सकते हैं। अच्छा ये तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि नहीं होता बच्चों? हाँ सर जी, एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपने आप एक प्रॉपर तरीका होता है। अब आप लोगों ने सीखा है तो ठीक बात है, नहीं सीखा है तो अब देखो इस वीडियो के माध्यम से सीख जाओ, या फिर कहें कि इस सवाल के माध्यम से सीख जाओ। तो सीखो। पहला काम, किसी के भी स्क्वायरिंग से ना, मान लो x या फिर इसके स्क्वायरिंग से डिवाइड करते। चलो मैंने x स्क्वायर से डिवाइड लगाया ऊपर नीचे, ऐसा लगा दो। पहला काम तो यहाँ इस तरह से करना जैसे मैंने किया ना। उसके बाद में आप क्या कराओगे, dx तो हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस 2/3 को नीचे लेके जाएंगे तो ये 2 - 2/3 बनेगा, तो ये बन जाएगा 4/3। मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है, 2 + 3x अपॉन में x बनेगा, और एक पावर में कितना आ जाएगा, 4/3 यहाँ से आ जाएगा, और 1/x² तो यहाँ लिखा हुआ है। अरे वाह गुरुजी, अब तो बहुत आसान हो गया ये सवाल। हाँ आसान हो गया। अब क्या करना चाहिए आप लोगों को, सॉल्व। तो पहला काम, इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूँ 2 + 3x अपॉन में x है। इसको मैं t मान लेता हूँ, t पावर 4 मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है ना, एक काम करते हैं, इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया। 2/x प्लस का 3 यहाँ से लिखा, जैसे t लिखा हुआ। डिफरेंशिएट किया तो -2/x² यहाँ से है, dx यहाँ से आ जाएगा, और दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/dx/x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, -dt/2 लिख देंगे। मतलब इसको चलो मैं यही लिखता हूँ, या फिर यहाँ लिख लेते हैं, माइनस साइन तो चलो आ गया, इधर लिखते हैं -dt/2। चलो इसको बाहर ही निकाल लेते हैं, माइनस साइन को बाहर लिखते हैं। ठीक है, अपॉन में dt/2 तो हमने लिख दिया -dt/2। इस वाले पार्ट का वैल्यू कितना आ रहा है, t पावर 4/3 आ जाएगा। 1dx/x², ये सब किससे रिप्लेस हो गया, -dt/2 से रिप्लेस हो गया। ठीक है, उसके बाद तो क्या बना हुआ है, t पावर ऑफ -4/3 लिखा हुआ है। इसको इंटीग्रेट कराएंगे, और माइनस का हाफ बाहर दे रखा है हमारे पास। क्या इंटीग्रेट करेंगे, तो -½ तो रहने देते हैं। ठीक है, तो t पावर n+1 अपॉन इतना आएगा, तो t पावर -1/3, तो चलो हमने यहाँ से लिखा -1/3 से डिवाइड लगाएंगे, और प्लस का c आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 3/2 करके आ जाएगा आंसर, 3/2, और t पावर में 1/3।
ठीक है, तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं। टी का वैल्यू हमारे पास में ये आ रहा है 2 + 3x अपॉन में x, पावर में कितना आ रहा है 1/3 आया। ठीक है, ये अपना आंसर आया 3/2 x पावर है ना। तो 2/3 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है। पहली बात ना, क्यूब रूट ऑफ करके दे रखा है तो x अपॉन समथिंग है ना। ठीक है, x अपॉन समथिंग 2 + 3x ही आ रहा है, मतलब फर्स्ट का आंसर ए हुआ। बहुत ही आसान प्रॉब्लम, बस आपकी एक बार प्रैक्टिस करनी थी आपको, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत क्लियर है ना, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था ना, आसान था, मतलब बहुत सही, मतलब आसान होना भी जरूरी है ना। हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मैटर ये करता है क्वेश्चन डिफिकल्ट हो आसान हो, इट डजंट मैटर फॉर मी, बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये मैटर करता है। इफ ABC है, ऐसे कुछ दे रखे हैं हमारे पास, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अगेन एक बढ़िया प्रॉब्लम, और सॉल्व करना का अप्रोच डिपेंड करता है ना। मान लो A यहाँ लिखा हुआ है, B यहाँ लिखा हुआ है, C यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास में इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मैं डायग्राम में कुछ यहाँ दिखा देता हूँ। मान लेते कि ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, और इस लाइन को आगे मैंने यहाँ एक्सटेंड किया, मान लेते कि डी पॉइंट पे आके कट कर रहा है। इसका मुझे क्या चाहिए, DR चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए ना। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है, तो ये निकाल सकते हैं। क्या तरीका, कुछ कुछ तरीके हो सकते हैं। देखो बच्चे क्या क्या सोचा होगा, ए के कोऑर्डिनेट पता है कितना है हमारे पास, -1, 2, 3। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, 0, 6, -6। सी का कोऑर्डिनेट कितना है 0, 4, -1, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मान लो अगर इसके अलोंग में वेक्टर निकाल दूं, ठीक है, ये बी कैप वेक्टर आ जाएगा, इसके अलोंग वेक्टर बी वेक्टर निकाल देते हैं, इसके अलोंग सी वेक्टर निकाल देते हैं। तो इंटरनल डायगोनल के अलोंग वेक्टर तो कितना बनेगा बी कैप + सी कैप, और एक्सटर्नल के अलोंग वेक्टर कितना आ जाएगा बी कैप - सी कैप वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो आप ये कर सकते हो, ये वेक्टर बी निकालो, ये वेक्टर सी निकालते हैं, और उसके बाद में बी कैप - सी कैप लगा देते हैं, एक तरीका। ठीक है, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास क्या हो सकता है कि आप एक और तरीका लगा सकते हो, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकाल दो। कैसे, पॉइंट डी है जो लाइन सेगमेंट BC को कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो बता देते हैं ना। चलो दो मेथड, M1 ऐसे बताते हैं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो आएगा उसके अलोंग वेक्टर कितना आएगा बी कैप - सी कैप, एक तरीका। दूसरा तरीका M2, हमारे पास में क्या आ सकता है, डी के कोऑर्डिनेट हम निकालते कैसे, DB/DC का जो रेशियो आएगा DB, तो उसे करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ कितना आ जाएगा, AB साइड लेंथ लिखेंगे, DC लिखेंगे तो उसे करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ AC लिखेंगे। ठीक है, तो DB, तो ये रेशियो पता है हमें पूरा AC है ना, तो DB/DC का अगर हमें रेशियो मालूम है तो हम पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम चल गए, दो पॉइंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, DR निकाल सकते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। चलो मैं वेक्टर वाला तरीका लगाता हूँ, ये आसान है ना, दोनों ही आसान है होने को। तो वेक्टर भी निकालते हैं, तो वेक्टर भी जब निकालेंगे तो इसके अलोंग वेक्टर निकालेंगे, 5 माइनस ऑफ दिस करेंगे तो 6, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, या फिर चलो IJK के फॉर्म में लिख देते हैं। 5 माइनस ऑफ समथिंग कराएंगे तो 1 कराएंगे तो ये 6i आ जाएगा। उसके बाद में 0 माइनस ऑफ करेंगे तो -2j यहाँ से आ जाएगा, और उसके बाद में -6 और -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा AB वेक्टर, या -3 आ रहा है, सॉरी 1, 2, -3, 5, 0, -6 ना, -6 और यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 3k कैप आ गया, ये आ गया वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर सी और लिख लेता हूँ मैं, यही लिख लेते हैं छोटे से उसमें, वेक्टर सी 0 माइनस ऑफ समथिंग कराएंगे तो i कैप यहाँ से आ जाएगा, 4 माइनस ऑफ दिस कराएंगे तो कितना बन जाएगा 2j कैप बन जाएगा, -1 ऑफ दिस कराएंगे तो प्लस का 2k कैप आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। b कैप - c कैप निकालते हैं, तो b कैप कितना आ जाएगा हमारे पास में 6i माइनस ऑफ 2j माइनस ऑफ 3k कैप, अपॉन में जब हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा √36, तो यहाँ से लिखेंगे प्लस का 4 यहाँ से आएगा, प्लस का 9, b कैप ये आया। c कैप वेक्टर लिखते हैं, तो i प्लस ऑफ 2j प्लस 2k कैप, हमने ये लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, √a² प्लस b² प्लस c² कराएंगे तो ये अल्टीमेटली 7 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है ना, इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 कितना आ जाएगा 18 - 17, सॉरी 7 कितना आ गया 11 आई आया।
इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 14 जे, -6 और -14 जे, -20 है ना ये कैप। इसको दे गया तो मल्टीप्लाई माइनस का 9 के, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस का 18 के, तो -27 के कैप। ये लगा दिया हमने। अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास में 21 आ जाएगा। ये 21 को तो वैसे ही हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो डीआर समय लिख रहे हैं तो डीआर वगैरह लिखना होता तो उस 21 वगैरह को ऐसे मीनिंग नहीं होता ना। अब कितना आ जाएगा इसके हिसाब से, तो 11 -20 माइनस ऑफ 27। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गलती किया है क्या। माइनस का 9 तो यहाँ से किया और 14 यहाँ से किया, तो 14 और 9 -23 हुआ ना। सॉरी ये क्या लिख रहे हैं, -23। ठीक है, तो हमने माइनस साइन से डिवाइड कर दो तो -11 20 और 23 ये आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो इसके डीआर क्या आ जाएंगे, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के ये डीआर आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया हो ना। बहुत ही सही प्रॉब्लम, छोटा सा आसान सा प्रॉब्लम था, करने योग्य प्रॉब्लम था। ओके, सेकंड का आंसर क्या है, ए है। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं थर्ड प्रॉब्लम। ये है थोड़ा जानदार प्रॉब्लम, यहाँ पर थोड़ा सा सीधे हो जाते हैं ना ताकि ढंग से समझाते हैं। समझो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो देखिए हमारे पास में क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रखे हैं, जेड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इस बात का ध्यान रखना है, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो ये हमारा कोई ना कोई कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कर्व की बात करें तो भैया एलिप्स होगा, इस कर्व की बात करें तो सर्कल होगा। ये पता है ना, 2a कैसा आ रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा आएगा ना। ठीक है, अब एलिप्स के अगर बारे में बात की जाए तो अब देखो इसका चित्र बनाते हैं। एक पॉइंट तो कितना आ रहा है हमारे पास में 1,0 आया, तो 1,0 तो यहाँ कहीं आया फोकस। दूसरा हमारे पास में कितना आ जाएगा 0,-1 आ जाएगा। इस लाइन को मैंने ऐसे ज्वाइन किया। ठीक है, ये रहा ना। अब मुझे चित्र बनाना है तो कुछ ऐसे बनेगा, ये मेजर एक्सिस है हमारे पास है ना एलिप्स का, तो ये एलिप्स का ऐसे कोई एक रफ डायग्राम बना रहे हैं हमने। ठीक है, बहुत ध्यान से ध्यान देना है ना। सेंटर अगर मैं इसका सेंटर लिखूं तो भाई कितना आ जाएगा 1/2, -1/2, ये एलिप्स का सेंटर आया है। ठीक है, पहले एलिप्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो 2a का वैल्यू तो 4 आ गया, साथ में एक और बात समझा जाए, 2ae का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा √2 आ रहा है। मैंने क्या बोला, इस फोकस और इस फोकस के बीच का डिस्टेंस √2 आया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू तो चलो यहाँ से 2a का वैल्यू मैंने 4 रख दिया, 2a का वैल्यू 4 रख देंगे, 4e बराबर कितना आ जाएगा √2 आ गया, और e बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/4 √2 आ गया। ठीक है, तो b स्क्वायर का वैल्यू और निकाल लेते हैं इन केस ऑफ एलिप्स, a स्क्वायर माइनस ऑफ ae का होल स्क्वायर। a स्क्वायर तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 है ना, a का वैल्यू 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 आ जाएगा। ae का वैल्यू कितना है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 8 माइनस और ये कितना आ जाएगा 7/2 आया, b है ना। अच्छा, b स्क्वायर ये निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मैं कुछ समझ में आई ना, क्यों निकाला वो अभी आप समझ जाओगे ना। अच्छा, अब आगे का आप सवाल समझते हैं। ये तो एलिप्स के लिए रहा, सर्कल पे बात करते हैं। z -1/2 प्लस i/2, 2 तो ले लिया कॉमन, यहाँ डिवाइड लगाया, √14/2, तो इसको 2 × 7 लिखते हैं, अपॉन में यहाँ 2 लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जगह दिखा देते ताकि आपको सब कुछ सही से दिखाई देता रहे ना। √7/2 है ना, ये आया। तो इस सर्कल का रेडियस कितना आ रहा है √7/2 आ रहा है, और सेंटर की बात की जाए तो z -1/2, -i/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया √7/2 आया। मतलब सर्कल के अगर सेंटर देखें, सेंटर वही आ रहा है जो एलिप्स का सेंटर आ रहा है, और जो हमारे पास में ये जो रेडियस आ रहा है वो कितना √7/2 आ रहा है। अच्छा, b अगर यहाँ से कैलकुलेट किया जाए तो कितना है √7/2 आ रहा है। मान लो अगर कुछ इस तरह से डायग्राम बना है तो सर्कल तो भैया कुछ ऐसे जाएगा, या टच करता हुआ जाएगा, यहाँ से टच करता हुआ, यहाँ से टच करता हुआ। तो भैया सर्कल कुछ ऐसा बना, तो कितने सारे पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आए 2 आए ना। क्यों बच्चों, जो आंसर होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2, तो क्या आंसर हुआ हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों आपको
तीसरा क्वेश्चन भी कैसे समझ में आ गया ना, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स थी, बिल्कुल भी लेंथी प्रॉब्लम्स नहीं थी ना। ठीक है, तो थर्ड का आंसर भी यही सही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और दैट इज मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम, और दैट इज शानदार प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ना, बात समझो, इसके पीछे की बातें समझो। अगर आप डायरेक्ट आंसर्स देख रहे हो तो बिल्कुल मत देखो। ठीक, पहली बात, प्रॉब्लम को खूब सारा अटेम्प्ट ले लिया है, देन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। अदरवाइज तो क्या है कि उसका वैल्यू खत्म हो जाता है ना। ओके, क्वेश्चन को समझते हैं। पूछा गया है, देखो एक कॉनिक दे रखा है आपको ना, पढ़ रखा हुआ आपने, है ना, अच्छे से अटेम्प्ट कर रखा है। तो कॉनिक दे रखा है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, काइंड ऑफ समथिंग ऐसे पूछा हुआ है ना। मतलब कॉनिक के बारे में अगर पता चल जाए तो आगे की बात बड़ी आसान सी है। ठीक है, तो पहले हम कॉनिक के बारे में पता करते हैं। भाई कॉनिक कौन सा, कॉनिक को बहुत ही अच्छे ढंग से सजा के ऐसे लिखा हुआ है। पहला काम तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो देखो x प्लस का x तो 2x बनेगा, y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, -2 और एक सब कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, x प्लस का y माइनस का 2, और यहां से x माइनस y और प्लस का 2, ये आ गया प्लस साइन, 1 अपॉन ऑफ y माइनस x प्लस 2 बराबर 0, ये आया। ठीक है, सिंप्लीफाई करके पहले कॉनिक को फाइंड आउट करते हैं कौन सा कॉनिक है। अब क्या करते हैं, 2x y माइनस एक्स प्लस का 2 हमने यहाँ लिखा प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस का 2 तो हमने यहाँ लिखा, और दिस इज x माइनस वाई और प्लस का 2 बराबर में अपॉन में टर्म आएगा, सब वो 0 में चला जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2xy माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 4x, तो ये आया x प्लस वाई माइनस 2। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, x माइनस ऑफ वाई माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ऐसे कुछ लिखा है ना। पहले सिस्टमेटिक लिख लेते हैं ना तसल्ली से। 2xy माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस का 4y आएगा, दैट इज प्लस का 4y, और प्लस का 4 बनेगा, दैट इज माइनस का 4 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात तो मैं समझ में आई। एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो माइनस का x स्क्वायर यहाँ से बना, माइनस का y स्क्वायर बन रहा है, और प्लस का 2xy। पहले तो इन टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। उसके बाद में 4x यहाँ से, 4y यहाँ से, माइनस का 4 है, प्लस का 4x माइनस का प्लस का 4y माइनस का 4 बराबर 0। इसको देख करके अब आपके दिमाग में एकदम से घंटी बजनी चाहिए कि वाह यार, ये तो समझ में आता है सर जी। कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जब मैं तैयारी करता था ना, तो मेरे सर ने सिखाई थी, सर ने सिखाया होगा कॉनिक सेक्शन में ना, मैं सिखाता हूँ ना क्लास में अपने। इसको तुमको उस साइड ले जाओ, और उस साइड ले जाओ तो मैंने लिखा है इस साइड, ये ना एक तरह से 2xy, ये टर्म आ गया 4x प्लस का 4y, 4 तो ले लेते कॉमन, और x प्लस वाई माइनस का 1 बराबर 0, ऐसा कुछ लिख दिया। अब देखो काम की बात यहां से शुरू होती है, तो ये तो लिखा हुआ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 यहां से लिखा हुआ x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। अब समझता शुरू करते हैं यहां से। अच्छा देखो, इस प्रॉब्लम में खास बात हुआ करती थी क्या कि इन दोनों लाइनों को आप देखो तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि अगर एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो दो परपेंडिकुलर लाइंस को मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस मान सकता हूँ। ठीक है, जब मानेंगे तो पहले अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड भी लगाओगे, एक्स प्लस वाई तो रूट 2 से यहाँ से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 तो यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन में यहाँ रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई और कर दिया। ठीक है, अब देखो इक्वेशंस को अगर समझा जाए और बूझा जाए तो भैया 4 से 2 से कट जाएगा ना। और इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूँ तो पैराबोला लिखा हुआ है, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4a और दिस इज पार्ट इज x, और यहाँ से 2 से जब कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2 रूट 2,
तो भैया 4a बराबर तो कितना आ गया 2√2 आया पहली बात। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 कट जाएगा 1/√2 आ गया। जरूरत पड़ी तो अपना काम में ले लेंगे। ठीक है यहाँ तक की बात समझ में आई। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखा हुआ है। ठीक है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस कॉनिक कितना आ जाएगा 4a, मतलब x जो कोफिशिएंट आएगा ये आ रहा है 2√2, यही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन होगा बच्चों बी। फोकस ऑफ द कॉनिक्स एंड वर्टेक्स ऑफ द कॉनिक्स, तो फोकस एंड वर्टेक्स निकालना है तो ये तो यहीं से निकाल सकते ना। पहले फोकस से पहले वर्टेक्स निकाल लेता हूं मैं। वर्टेक्स कितना आएगा 0,0, मतलब x का वैल्यू भी 0 एंड y का वैल्यू भी 0 आना चाहिए। x हमारे पास में कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस 1/√2 बराबर 0 एंड y कितना लिखा हुआ है x प्लस वाई अपॉन में √2 बराबर 0। ठीक है अरे यार वो क्या कर दिया मैंने, यहां से माइनस साइन आएगा है ना, कितनी बड़ी गलती हो रही है। तभी कह रहे हैं कि वो क्या रहा है ना, यहाँ माइनस साइन आएगा, इसको साइड ले जाएंगे तो ना ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइंस थी ना, इन्हीं को जब ध्यान में रखना है तभी तो बात बननी है ना। बस क्या है कि मेरे दिमाग में मुझे पता था क्योंकि मैं सब कर चुका हूँ ना, तो मुझे क्या फील तक भी नहीं आता क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बस मुझे पता रहता है सारी चीजें क्या होना है क्या नहीं होना, इनका भविष्य मुझे पता होता है ना। चलो यहाँ तक है ना, माइनस 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 साइन रहेगा। ठीक है यहाँ माइनस आएगा ना, वेरी गुड ना, देखो मुझे मालूम चलेगी गलती ना। ठीक है तो x माइनस वाई बराबर यहाँ से 0 हो ना, और यहाँ से x प्लस वाई बराबर 0 है, मतलब क्या बोल दिया x माइनस वाई यहाँ से आया और यहाँ से x प्लस वाई बराबर 1 लिख लेते हैं। दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू तो हाफ आ जाएगा, और x का वैल्यू हाफ आया तो y का वैल्यू भी हाफ ही आ रहा है, x बराबर y ऐसा कुछ आया, तो वर्टेक्स तो आ रहा है हाफ कॉमा हाफ, जो कि गलत हो गया। जब फोकस के बारे में अगर बात करें, अगर मैं फोकस लिखूं इसका, तो फोकस कितना आ जाएगा a,0, मतलब x का वैल्यू a और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है x ना, x का वैल्यू आया x प्लस वाई माइनस 1/√2 आया, और a का वैल्यू कितना आ रहा है 1/√2 आया, y का वैल्यू कितना आ रहा है x माइनस वाई अपॉन में √2 y बराबर 0। तो यहाँ से कितना है x बराबर y आ गया, y बराबर x है, √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया और x बराबर y है, तो भैया 2x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x बराबर 1 है तो y बराबर 1 आ रहा है ना, तो कहीं कुछ गड़बड़ दिया है क्या। फोकस ऑफ द कॉनिक इज 3/2, 3/2, कहीं कुछ गलती कर दी क्या हमने। पांचवे का आंसर कुछ क्या दिया, फिफ्थ का आंसर डी एंड सी। डी तो ये हो गया, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हाँ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा, तो सही है। सी फोकस 3/2 ना, तो हमने क्या लिखा, फोकस आ जाएगा a,0 आएगा, तो कैपिटल x का वैल्यू कितना हुआ x प्लस वाई माइनस 1/√2 बराबर कितना आ जाएगा a आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ रहा है 4a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से कैंसिल कराएंगे तो 1/√2 आ जाएगा, 2 से 2/√2 यहाँ से आया ना, माइनस का 1 यहाँ से आया, 2x बराबर इतना आ रहा है, y बराबर x y बराबर x और x बराबर 1 आ गया। कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या, 4a तो 2 यहाँ से आ जाएगा, √2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। ठीक स्टूडेंट, अपना आंसर सही है ना, या फिर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आप देख लेना एक बार, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी ना। ठीक है चेक कर सकते हो, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का थीम समझ में आ गया। अगर हमने सब कुछ सही किया तो फिर आंसर ये नहीं आ रहा होगा ना, या फिर कहीं ना कहीं गलती जरूर रही होगी, आंसर में मिस्टेक नहीं है ना। आप कहीं कैलकुलेशन चेक कर सकते हो एक बार ना। अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम्स क्लास में स्टूडेंट कराई जाती हैं, आप लोगों को सीखा होगा, आपने नहीं भी सीखा है तो आप यहाँ से सीख सकते हो। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। कंसेप्ट आप सीख चुके हो ना, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। इस प्रॉब्लम का जो कंसेप्ट है, दो परपेंडिकुलर लाइंस का कोऑर्डिनेट एक्सिस मान सकते हो, उस मानने से पहले आपको अंडर रूट ऑफ a² + b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए ना।
इस वाले पार्ट को हम y और इसको x, सब x कुछ भी मान सकते हो, x या y ना, बट क्या y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक स्टैंडर्ड पैराबोला होता है जिसके बारे में हमें सारी जानकारी बहुत अच्छे से पता रहता है ना। ओके बच्चों, चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, पैराग्राफ लिखा है। पैराग्राफ में क्या है हमारे पास 6 और 7 नंबर का पैराग्राफ लिखा है ना। इफ L1 be the reflection of the tangent to this parabola, L1 be the reflection of a tangent, tangent का रिफ्लेक्शन ड्रॉन एट पॉइंट पी इन द लाइन, इस लाइन में इसका रिफ्लेक्शन है ना, ये दे रखा है। इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन L1 एंड द टेंजेंट एंड द स्ट्रेट लाइन y बराबर टू इज 64, देन फाइंड द एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का एब्सिसा निकालना है। तो देखो प्रॉब्लम को समझो बात को। पैराबोला क्या दे रखा है आपके पास में, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। ठीक है, x बराबर 1 तो मतलब यही से लाइन आ रही है, तो मैंने क्या किया, सो कैपिटल y स्क्वायर बराबर 4a कैपिटल x मान लिया। ठीक है, x माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 बराबर 0 मतलब कैपिटल x बराबर 0। ठीक है, तो इसको कैपिटल x और इसको कैपिटल y। समझो बात को, हमने क्या किया, डायग्राम को रेफरेंस बदल दिया ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें बना लो डायग्राम, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एब्सिसा पूछा है ना, तो निकाल देंगे। इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, पॉइंट पी पर एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, ये टेंजेंट है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ले लिए टी, टी का मतलब कितना हो 80 स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना आ रहा है 4x, ए का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, तो टी स्क्वायर कॉमा 2t आया। टेंजेंट का अगर इक्वेशंस लिखे हैं ना तो ये आ जाएगा ना, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, एक्स भी कैपिटल एक्स और वाई भी कैपिटल वाई, इसके लिए लिखा है। अच्छा पॉइंट समझो, एक्स माइनस मतलब एक्स बराबर 0 मतलब वाई एक्सिस ये रहा। ठीक है, ये टेंजेंट है। L1 विद द रिफ्लेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू दिस पैराबोला, इसका अगर मैं रिफ्लेक्शन लूं तो भैया ये रिफ्लेक्शन आ जाएगा इस लाइन का, इसके अबाउट अगर रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये टेंजेंट, ये L, ये L क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आसानी से निकाला जा सकता है ना, ये वाला पॉइंट तो हम लिख ही सकते हैं, टेंजेंट का एक्स एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक्स एक्सिस पे कितना आ जाएगा, y बराबर 0, y बराबर 0 लिखा तो x का वैल्यू कितना है माइनस का टी स्क्वायर कॉमा 0 आया, दिया गया। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द एरिया if the area of triangle formed by line L1, L1 हमारे पास में ये है, टेंजेंट ये टेंजेंट है, एंड द स्ट्रेट लाइन y बराबर 2, y बराबर 2 का मतलब क्या हुआ, y माइनस 2 हुआ बराबर 0, और y माइनस 2 का अपने क्या मान रखा है कैपिटल y, मतलब कैपिटल y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस। ओके, तो मतलब ये जो ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमारे पास 64 दे रखा है, इस पूरे का एरिया 64 है। अच्छा देखो, ये इसका मिरर इमेज है, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट को क्या लिख दोगे आप, टी स्क्वायर कॉमा 0 लिख देंगे। ये वाला पॉइंट मैं आसानी से लिख ही सकता हूँ, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर जब 0 कराएंगे तो कितना आ जाएगा टी वाई, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, 0 कॉमा टी आएगा। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मुझे लिखना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, हाफ बेस लेंथ, यहाँ टी स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 2t स्क्वायर इनटू हाइट कितना आ रहा है, टी आ रहा है, हाइट टी आ गया। ठीक है, दैट इज कितना दे रखा है 64 दे रखा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से टी क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 क्यूब, तो मतलब टी बराबर कितना आ गया 4 आ गया, टी का वैल्यू 4 आ रहा है, टी का वैल्यू 4 आया तो इस पॉइंट का मुझे एब्सिसा लिखना है। तो एब्सिसा क्या आएगा पॉइंट पी का, x बराबर टी स्क्वायर, कैपिटल x बराबर, कैपिटल x है क्या x माइनस 1, टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो स्मॉल x बराबर कितना है 17 आया, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो स्मॉल x कितना है 17 आया, तो एब्सिसा कितना आ जाएगा 17 आएगा। ठीक है, तो यही आएगा ना, चेक करने की जरूरत नहीं है, सही है एकदम। ओके बच्चों, आगे मूव करते हैं 10th प्रॉब्लम ना। ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था, मतलब इस कंसेप्ट को मैं आपको पहले की जो वीडियोज हैं
है ना। मतलब ये मैं 13 अगर डिस्कस कर रहा हूँ तो 1 to 10 में कहीं ना कहीं मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस कंसेप्ट को। आई डोंट नो कहाँ डिस्कस किया है, किस डीपीपी में डिस्कस किया है, ये नहीं पता, बट इस डिस्कशन हो चुका है। प्रॉब्लम बहुत आसान है। एफ एन जी टू फंक्शन दे रखे हैं, साथ में ऐसे कुछ कंडीशंस दे रखे हैं, मतलब वैल्यूज वगैरह पता है 1 पर 2 पर 9 और 10 पर ऐसे वैल्यूज है ना। इसको पढ़ने में बहुत से बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, 0 से लेकर 2 यहाँ लिखा हुआ है ऐसे कुछ टर्म है ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स यहाँ से कुछ ऐसे टर्म लिखा हुआ है, ये एक साथ है ना, एक्स स्क्वायर फिर माइनस दिस इनटू ना, फिर ब्रैकेट लगाया माइनस एक्स स्क्वायर, ये अलग टर्म है। अब देखो, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इनवर्स ऑफ डी एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। ये बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे आप खुद ही समझ जाओगे, तो समझो। 0 से लेके 2 बहुत ही सिस्टमेटिक लिखा, एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा, जी यहाँ लिखा, ब्रैकेट्स का ध्यान देना है, एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 यहाँ आ गया, फिर यहाँ ब्रैकेट और यहाँ फिर एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इस टर्म को अलग कर दिया, माइनस साइन यहाँ पर आ रहा था, चलो मैं इसको इधर ले गया, 0 के बाद ले गया 3, 0 से लेकर के 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया, ठीक है। ऐसे बात को समझो आप लोग ना। अब मैं एक काम करता हूँ, लेट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 इसको टी माना, इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 3x स्क्वायर dx बराबर dt, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर dx यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना है, dt बाई 3 आया, ठीक है। तो x बराबर अगर देखो, अब यहाँ लिमिट की बात करते हैं, x बराबर 0 पुट किया तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, f ऑफ 1, 2 पुट कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, f ऑफ 9, यही है, ठीक है। अंदर देखो बात समझे, तो यहाँ g लिखा हुआ है, यहाँ कितना आ जाएगा t, इस पूरी एक्सप्रेशन को t माना है। ये पूरा हिस्सा ये किस में चला जाएगा हमारे पास में, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर dx, तो dt अपॉन 3 में चला जाएगा, dt अपॉन 3 में चला गया, बराबर साइन, ओके। यहां से लिख लेना, तो 3 तो यहाँ ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो सॉरी 0 से लेकर के 2 आया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन सब कुछ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी टी डी टी, तो यहाँ से लिखा हमने एफ ऑफ 1 से लेकर के एफ ऑफ 9 तक इंटीग्रेट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आया, ये इसका इंटीग्रेशन आया, ठीक है। यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई। अब देखो सवाल में क्या कहना चाह रहा है, अब मैं आपको इसका कंसेप्ट सिखाता हूँ। इसका आपको लिमिट निकालना है, सॉरी इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले तो कंसेप्ट सीखो, जी ऑफ टी लिखें या जी ऑफ एक्स लिखें की बात है ना, जी ऑफ एक्स डी एक्स एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपको ढंग से याद होना चाहिए, जी ऑफ डी एक्स बराबर, मतलब जी एक्स लिखा हुआ है साथ में जी इनवर्स एक्स डी एक्स ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब देखो ये x बराबर अगर a से लेकर के x बराबर b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x बराबर a पर तो यहाँ कितना जाएंगे हम, g ऑफ a से लेकर के g ऑफ b तक, ठीक है। तो ये भी x बराबर ही है ना, इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दिया तो ये आ गया। मतलब क्या है, समझो बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ अगर a रखा हुआ है तो x में अगर gx में अगर a रखेंगे तो g का आउटपुट कितना आ रहा है, ये आया g। तो यहाँ जो लिमिट लगाएंगे ना, यहाँ तो हम gx के इनपुट पे लिमिट चलेगी, यहाँ पर हम gx के आउटपुट पे लिमिट, मतलब g ऑफ a से g ऑफ b तक जाएंगे। अगर ऐसा है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट g ऑफ a, ये फंडा है हमारे पास, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब क्या करते हैं, प्रॉब्लम को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो f ऑफ 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 4 g ऑफ t हो ना। तो क्या करना चाहिए, अब समझो बात को, f ऑफ 1 से f ऑफ 9 तक अपना जा रहा है g ऑफ t है ना, तो ये g में ही ऐसे लिमिट लगा देते हैं। f ऑफ 1 का वैल्यू पुट कर देता हूँ, f ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, और f ऑफ 9 का वैल्यू कितना है, 10 आया,
एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 आ रहा है और एफ ऑफ 9 का वैल्यू 10 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 आया और एफ ऑफ 9 का वैल्यू 10 आया। तो 2 से लेके 10 तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। अब देखो बात को ध्यान से समझो, 2 से लेके 10 तक g ऑफ t dt या g ऑफ x dx, कुछ भी लिखो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब g इनवर्स ऑफ x dx बराबर, अब इसका लिमिट मुझे चाहिए ना। अब ये वेरीफाई कर लो कि 2 पर, यहां पर जब 2 डालेंगे तो भैया ये लिमिट जानी चाहिए g ऑफ 2 से लेकर के g ऑफ 10 तक। अब देखो इसने शायद लिमिट दे भी रखा है ना 4, g ऑफ 2 की वैल्यू देखो कितना आ रहा है, हमें तो इससे मतलब है। g ऑफ 2 का वैल्यू कितना, 4 दे रखा है क्या, 4 दे रखा है, सही बात है। g ऑफ 10 का वैल्यू कितना दे रखा है, g ऑफ 10 का वैल्यू 20 दे रखा है, सही बात है। और हमें लिमिट कितना चाहिए था, 4 से 20 ही चाहिए था, 4 से लेकर 20 तक ही चाहिए था। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, अपर लिमिट का प्रोडक्ट किया तो 200, लोअर लिमिट का प्रोडक्ट किया तो 8 आया, तो यहाँ से कितना आ गया 192 आया। इसका आंसर मुझे फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू 24 आ रहा है, तो यहाँ से -24 कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 194 माइनस 24। ठीक है तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 यहाँ से बचा, तो 1 यहाँ पर दे दिया, तो हो जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, 168 ये आंसर आया। सही किया ना, हाँ सही है ना, ये आंसर आ जाएगा। कितना आया, 168। चेक करते हैं पूरा अपना, ये बहुत सही आंसर, हम पूरा आंसर चेक करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं ना। 168 आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको देखो ये सारी प्रॉब्लम्स सभी अच्छे ढंग से क्लियर हो गए ना। HDBP की तरफ चले तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपने अच्छे ढंग से सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक ब्रीफ आप फिर से देख सकते हो सभी प्रॉब्लम, सबके आंसर्स की। तो स्टूडेंट देखो सभी प्रॉब्लम्स को आपने अच्छे ढंग से सॉल्व किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अपनी प्रिपरेशंस को ऐसे ही अच्छे से करते रहो। लास्ट में आपको क्या बोलूं मैं, आपको खुश रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू।